अलैकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने बोला था कि सिंपल हार्मोनिक मोशन में हमारे पास 2 से 3 एग्जाम्पल होती हैं जिसे हमें सिंपल हार्मोनिक मोशन प्रूव करना होता है। लास्ट टाइम हमने स्प्रिंग मास सिस्टम को प्रूव किया था। आज हम सिंपल पेंडुलम को प्रूव करेंगे कि उसका मोशन सिंपल हार्मोनिक मोशन होता है। ठीक है, कोई भी मोशन सिंपल हार्मोनिक मोशन कब होता है? जब वो इस इक्वेशन को ओबे करता है, ए डायरेक्टली रिलेटेड टू दी माइनस एक्स। ठीक है, तो इसके लिए भी हमने ये बात प्रूव करनी है कि इसका मोशन सिंपल हार्मोनिक मोशन है। सिंपल पेंडुलम स्टूडेंट्स कहते किसे हैं? उसमें सिंपल एक थ्रेड होती है, एक धागा होता है जिससे कोई भी मास जो है वो अटैच होता है। इस कॉम्बिनेशन को हम सिंपल पेंडुलम कहते हैं। ठीक है, अब इस सिंपल पेंडुलम को अगर हम ये जो बॉब है हमारे पास, इसको पकड़ के थोड़ा सा दूर लेकर आते हैं और इसको छोड़ देते हैं तो ये ऐसे वाइब्रेट करना शुरू कर देगा। तो फॉर अ वेरी स्मॉल एंगल हमें प्रूव करना है कि इसका जो मोशन है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन है। ठीक है, तो फर्ज कीजिए पहले ये यहाँ पे आपके पास मौजूद थी, अब आप इसको यहाँ तक लेकर आए और कुछ एंगल यहाँ थीटा बन गया। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक आप इसको लेकर आए तो कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया? एक्स। पहले पहल मुझे बताइए कि जब ये बिल्कुल स्ट्रेट था, सीधा था, तो इस पर कितनी फोर्सेस एक्ट कर रही थी? पॉज कीजिए वीडियो को और सोचिए कितनी फोर्सेस एक्ट कर रही होंगी इस पे। जी, तो मैं बताता हूँ आपको कि इस वक्त इस पे दो फोर्सेस एक्ट कर रही हैं। एक तो इसका वर्टिकल डाउनवर्ड वेट होगा W इक्वल टू एम जी, और एक स्ट्रेंथ से जो थ्रेड है इस पे एक फोर्स लगती है जो कि टेंशन की फोर्स होती है। जब भी कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में होता है उस पर लगने वाली तमाम फोर्सेस जीरो होती हैं। इसका मतलब वेट और टेंशन ये दोनों आपस में बैलेंस हैं। ठीक, तो ये ऑब्जेक्ट आपका रेस्ट में है। अब आप क्या करते हैं, इसको लेकर आते हैं इस पॉइंट तक, पॉइंट पी तक फर्ज कर लें। ठीक, यहाँ पे लाके अगर आप इसको छोड़ते हैं तो ये वापसी पीछे की तरफ जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे ये रेस्ट में नहीं रहेगा। क्या मतलब हुआ स्टूडेंट्स का? कि यहाँ पे इस पे लगने वाली तमाम फोर्सेस जीरो नहीं है, बैलेंस नहीं है। कोई ना कोई ऐसी फोर्स जरूर है जो इसको वापसी इस तरफ ले जाने पे मजबूर कर रही है। तो वो कौन सी फोर्स है स्टूडेंट्स? वही हम चेक कर लेते हैं और उसी से फिर हम आगे कैलकुलेशन करेंगे। तो देखें, एक फोर्स तो यहाँ पे लग रही है वेट जो कि नीचे डाउनवर्ड होती है W इक्वल टू एम जी, और एक फोर्स होती है जो कि थ्रेड में लगती है, स्ट्रिंग में लगती है, जो कि टेंशन होती है। क्या ये दो फोर्सेस बैलेंस हैं? यकीनन नहीं है, क्योंकि ये बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में थी तो ये तो बैलेंस हो गई थी, लेकिन यहाँ ये अपोजिट डायरेक्शन में नहीं है, ये डाउनवर्ड है और ये किसी एंगल पर है, तो ये तो बैलेंस नहीं है। अब क्या करेंगे स्टूडेंट्स? अब हम ये अब हम ये करेंगे कि इस वेट को हम रिजॉल्व करेंगे इसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में। आपने पढ़ा होगा स्केलर वेक्टर में कि कोई वेक्टर होता है उसे हम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में ब्रेक कर सकते हैं। तो वेट को जब हम ब्रेक करेंगे टेंशन के लिहाज से तो कुछ ऐसे और ऐसे ऐसे। एक वेक्टर जो बनेगा वो इस डायरेक्शन में बनेगा और एक कंपोनेंट जो बनेगा वो इस डायरेक्शन में बनेगा, मतलब इस तरफ। ठीक है, अच्छा अब मुझे बताइए स्टूडेंट्स, ये कंपोनेंट कौन सा कंपोनेंट है और ये कौन सा होगा? मतलब इसमें इन दोनों में से x कंपोनेंट कौन सा होगा और y कंपोनेंट कौन सा होगा? तो देखें, एक बात याद रखिएगा कि जहां पर एंगल बनता है वो x कंपोनेंट होता है। एंगल यहाँ पे बनेगा तो ये वाला कौन सा होगा? x कंपोनेंट होगा वेट का, और ये वाला कौन सा होगा? ये y कंपोनेंट होगा। अब आपका सवाल होगा कि एंगल यहीं क्यों बनाया? तो एंगल स्टूडेंट्स यहाँ इसलिए बनाया है क्योंकि यहाँ एंगल मौजूद है और यही एंगल सीधा का सीधा यहाँ पे आ जाता है। ठीक है, तो एंगल यहाँ पे बनेगा, ये वाला x कंपोनेंट हो जाएगा और ये वाला वेट कंपोनेंट हो जाएगा। तो अब जरा गौर कीजिए कि टेंशन जो है वो बैलेंस हो गई वेट के x कंपोनेंट के साथ। देखें ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, तो ये दोनों तो बैलेंस हो गई, एक दूसरे को इन्होंने कैंसिल कर दिया। अब बोब को इस तरफ ले जाने वाला कौन सा कंपोनेंट है वेट का? y कंपोनेंट। इसका मतलब इस बॉडी पे, इस ऑब्जेक्ट पे नेट फोर्स कितनी लग रही है? डब्ल्यू वाई, जो इसको वापसी मीन की तरफ लेके जा रही है। तो हम कह सकते हैं कि नेट फोर्स जो है जो उस बोब पे लग रही है एट पॉइंट बी, वो कितनी है? वेट का y कंपोनेंट।
ठीक। फोर्स बराबर होती है ma के, और डब्ल्यू वाई कंपोनेंट होता है डब्ल्यू साइन थीटा के, डब्ल्यू एक्स डब्ल्यू कॉस थीटा के, और डब्ल्यू वाई डब्ल्यू साइन थीटा के। एम ए को सेम लिखेंगे, डब्ल्यू वेट बराबर होता है एम जी के और साइन थीटा, एम से एम कैंसिल हो गया, ए इक्वल टू आ गया जी साइन थीटा। अच्छा स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम एक नेगेटिव साइन भी प्लेस करते हैं जो कि हमें बताती है कि इसका जो मोशन है वो कहाँ पर है, टुवर्ड्स मीन पोजीशन है। देखिए नेगेटिव साइन जो है हमेशा वो मीन पोजीशन का ही तज़किरा करती है। तो यहाँ पे देखें, हम यूँ भी कह सकते हैं कि ये जो नेट फोर्स लग रही है टुवर्ड्स मीन पोजीशन लग रही है, लिहाजा हम इसको नेगेटिव, आप चाहो तो भले यहीं से नेगेटिव ले लो या चाहो तो यहाँ पे लगा दो, एज योर विश। नेगेटिव साइन ओनली शोज दैट द मोशन इज टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। ओके नाउ, अच्छा स्टूडेंट्स, साइन थीटा। अब साइन थीटा के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि एंगल साइन थीटा किसके बराबर होता है। वैसे तो हमें पता है कि साइन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, ठीक है। अब देखें एंगल हमारे पास ये रहा, इस पेंडुलम की बात कर लेते हैं, एंगल ये रहा, एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है x, और हाइपोटेन्यूस कौन सा होता है, 90 के सामने वाला, ठीक है 90। अब देखो यहाँ पे 90 का एंगल कौन सा है कोई 90 का एंगल, हाँ बिल्कुल है, वो एंगल यहाँ पर है, यहाँ पर ये रहा। आप बोलेंगे यहाँ पे कैसे है, तो इसको मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि फर्ज कीजिए ये आपके पास पेंडुलम की लेंथ आ गई, मतलब थ्रेड, इसकी लेंथ L है, और ये आपके पास कुछ इस तरह से, ऐसे ऐसे, पहले ये बोब यहाँ पर था सीधा स्ट्रेट, पहले ये बोब सीधा स्ट्रेट यहाँ पर था, अब ये बोब यहाँ पर आ गया। तो देखिए यहाँ पे एंगल बनता है 90, यहाँ पे ये, ठीक है, और इसके सामने वाला क्या होता है, हाइपोटेन्यूस होता है, मतलब कि L लेंथ जो है इसकी, थ्रेड की लेंथ जो है, तो हाइपोटेन्यूस में आ जाएगा L। देखें एंगल बन रहा है यहाँ पर, ठीक है, एंगल बन रहा है क्योंकि यहाँ पे थी, यहाँ से चली गई इधर, जो बॉब था वो यहाँ से इधर मूव कर गया, तो एंगल बन गया यहाँ पे थीटा। जहाँ पर एंगल बनता है वो बेस होती है, जहाँ पर एंगल बनता है वो बेस होती है, और एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, ठीक है, ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है, और ये वाला फिर क्या बचेगा, हाइपोटेन्यूस, और ये वाला 90 का एंगल बनता है। आपको पता होता है हाइपोटेन्यूस सबसे बड़ी साइड होती है, तो इन तीनों में सबसे बड़ी साइड कौन सी है, ये वाली, तो ये कौन सा है, हाइपोटेन्यूस। तो इस तरह से परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस मतलब x अपॉन एल, एक्स अपॉन एल आ जाएगा साइन थीटा। तो साइन थीटा की जगह पे स्टूडेंट्स हम क्या लिख सकते हैं, x अपॉन एल लिख सकते हैं, x अपॉन एल, ठीक है। अच्छा यहाँ पे मैं इसको इस तरह लिखता हूँ कि g अपॉन एल एक साइड कर देता हूँ, x को अलग कर देता हूँ, l को इसके नीचे लिख दिया मैंने। क्यों स्टूडेंट्स, क्योंकि देखिए g भी कांस्टेंट है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन 9.8, और L जो लेंथ है पेंडुलम की वो भी कांस्टेंट है, चेंज नहीं होगी बार बार। तो इन दो कांस्टेंट को जब डिवाइड करेंगे तो एक कांस्टेंट आ जाएगा, तो हम एक कांस्टेंट लिख लेते हैं और x लगा लेते हैं। लास्ट टाइम की तरह बिल्कुल कि जब इक्वल टू, जब प्रोपोर्शनल की साइन होती है तो उसे हटा के हम इक्वल टू और कांस्टेंट लगाते हैं। सिमिलरली इक्वल टू और कांस्टेंट है तो इसे हटा के हम एक प्रोपोर्शनल की साइन लगा सकते हैं, -x। Hence, this is proof that the motion of this pendulum is simple harmonic motion, क्योंकि ये मोशन इस इक्वेशन को फॉलो करता है। क्लियर है स्टूडेंट्स, तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। तो आज की वीडियो में हमने प्रूव किया कि सिंपल पेंडुलम जो है उसका मोशन सिंपल हार्मोनिक मोशन होता है, SHM होता है। अब इसके बाद स्टूडेंट्स हम बात करेंगे टाइम पीरियड पे कि सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड कितना होता है, और लास्ट टाइम जो स्प्रिंग मास सिस्टम हमने किया था उसका टाइम पीरियड कितना होता है। तो इन दोनों के टाइम पीरियड्स पे हमने बात करनी है, लेकिन उससे पहले एक और एग्जाम्पल है जिसे हमने प्रूव करना है कि उसका मोशन सिंपल हार्मोनिक मोशन है। वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि बॉडी जब सर्किल में घूमती है तो उसका जो प्रोजेक्शन होता है हॉरिजॉन्टल, उसका मोशन सिंपल हार्मोनिक मोशन होता है। इसी को हम प्रूव करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।